Hey everyone, in this lecture we will talk about the third week current affair compilation of July. ठीक है। पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि लेट हो गया हमें। द रीज़न वॉज कि यार हमने ना इस पूरे करंट अफेयर को रिवैम्प किया है कि जो पुराना एडिशन था, जो ये वाला एडिशन है, इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि एवरीथिंग आई कुड नॉट डू ऑन माई ओन, तो मुझे करंट अफेयर किसी को डेलीगेट करना पड़ा, किसी टीम मेंबर को। बट देन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि करंट अफेयर शुरू से ही हमारा यूएसपी रहा है। जैसे पीटी हमने किया था तो इट वॉज अ यूनिक वे, तो एक यूनिक तरीके से किया था कि चीज़ों को फिल्टर किया ताकि लोगों को ट्रेमेंडसली इसने हेल्प करा था। तो उस तरीके से आई वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन, इसलिए हमने क्या करा, आई ट्राई टू रिवैम्प इट। मैंने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, मेरे को 1 घंटा ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 घंटे ज़्यादा देना पड़ेगा दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अब स्लिप टाइम कट कर दूंगा, जो भी करना होगा आई विल डू दैट। बट करंट अफेयर में कोई भी ये चीज़ नहीं आएगी, तो बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर मिलेगा। सो व्हाट आई डिड इज़ दैट कि 3 दिन लेट हुआ क्योंकि हमने इसको पूरा रिवैम्प किया। और अब मैं पर्सनली करंट अफेयर को बना रहा हूँ। ठीक है, खुद रिसर्च करके, खुद एडिट करके, पॉइंट्स ऐड करके किया। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है वो जो कि आपके प्री एग्ज़ाम के लिए एकदम रेलेवेंट होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। तो दिस गोइंग टू बी द मोस्ट लॉजिकल करंट अफेयर सीरीज अभी आपके पास। आपको कोई बर्डन नहीं होने वाला साल के एंड में कि पीटी 365 करने बैठे हैं तो हो नहीं रहा, इतना करंट अफेयर ओवरलोड जा रहा है, वो सब कुछ नहीं है। वीकली करके चलेंगे और फिर आपके मंथली कंपाइलेशन इसी का मैं आपको कैप्सूल बना के दे दूंगा। ठीक है, तो वीकली पिल्स लेंगे हम लोग, वीकली प्रीलिम्स पिल। अभी देखो इस वीक में ना सिर्फ प्रीलिम्स पिल आई है, अगले वीक से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड द मेंस का पिल ऑल्सो। तो प्री एंड मेंस का पिल अलग अलग आ जाएगा हर वीक में, एंड मंथ के एंड में दोनों कंपाइल होकर अपना कैप्सूल बन के आ जाएगा। ठीक है, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें हमने अलग किया। पहली चीज़ तो इसका प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा कि एकदम टोटली डिफरेंट है। यहाँ से देखो, तो इसमें हमने क्या करा है कि सबसे सेग्रेगेट का सब्जेक्ट वाइज, और क्या करा देखो, सिंप्लीफिकेशन है कि जैसे मान लो वोल्बैकिया मेट बैक्टीरिया है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। यस, अब पहली चीज़ बात करें कंटेक्स्ट की, भैया वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस इज इन न्यूज़। उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी यार कि अबाउट में क्या क्या है, तो ये उसके अबाउट में हो गया। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ दिस पिल इज़ दैट कि एमसीक्यू पॉइंटर्स। जैसे हमारा मेरी पेडागोगी यही है यार, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो वही चीज़ है कि इसमें कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट एमसीक्यू पॉइंटर में हो जाएंगे। और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ताकि आपको मेमोरी में माइंड मैप एक मेमोरी में बना रहे। ठीक है, अब जैसे ईईजी देख लो, क्यों ईईजी न्यूज़ में है, उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया ले लो, एक्सप्लेनेशन, एंड देन उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक डायग्राम टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए कंपटीशन कमीशन क्यों न्यूज़ में है, वाई इट इज़ न्यूज़, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, और किस किस चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है ये, और एक ब्रीफ छोटी सी समरी। इस तरह सिंप्लीफाई हो सकता है क्या करंट अफेयर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एंड है। ठीक है, 341 क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में क्या है भैया ये, और इससे किस किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। इनवर्स ईटीएफ क्यों न्यूज़ में है, क्या क्या इससे क्या चीज़ है ये, और कितने एमसीक्यू किस तरीके से बन सकते हैं, सिंप्लीफाइड। फिर हमने क्या रहा, इन्वायरमेंट के कुछ न्यूज़। ठीक है, और प्लेसेस इन न्यूज़ में मैपिंग भी कवर करा हमने इसमें। एंड देन टर्म्स इन न्यूज़, जो यूपीएससी अक्सर पूछती है कि ये टर्मिनोलॉजी किस चीज़ के रेफर में है, तो टर्मिनोलॉजीज करा हमने। एंड कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हमने यहाँ पे आर्टिकल डाल दिए। क्लियर है? नाउ विद दिस ये हमारा करंट अफेयर अपना प्रीलिम्स का हुआ, और कुछ एक्सप्लेनेशन मुझे अलग से करना होगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, एकदम सॉर्टेड है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्री का होगा, इसमें मेंस के लिए आपके नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आपका है वोल्बैकिया मेथड। क्या है वोल्बैकिया बैक्टीरिया? अब देखो बेसिकली है क्या, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखो वोल्बैकिया बैक्टीरिया बेसिकली क्या है आपका, एक सेकंड गाइस, यहाँ समझो। जैसे हुआ क्या कि जो वास्प है, बहुत ये हो गया, 1 मिनट, मान लो कि आपके पास कोई वास्प है, 1 सेकंड, बहुत छोटा हो गया ना, 1 सेकंड हो जाओ गाइस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट से कि वोल्बैकिया, अरे यार काफ़ी मोटा हो जा रहा है यार ये, 1 सेकंड गाइस, कुछ मिडल में करना पड़ेगा। ठीक है, लेट से हमारे पास वोल्बैकिया बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये करता क्या है बेसिकली कि आपके मस्कीटोज हैं, राइट, मस्कीटो वेक्टर देते हैं, मतलब कि डंक मारते हैं। अब ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया अगर किसी वास्प या किसी मस्कीटो में चला गया, ये बैक्टीरिया छोटा सा है, ये किसी मस्कीटो में अगर चला गया,
तो मस्कीटो को क्या करता है पता है आपको? मस्कीटो में इनफर्टिलिटी लेकर आता है। और क्या करता है पता है? ये जेनेटिकली उनको स्टाइल बनाता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल आपके मॉस्किटोज होंगी। अब सिर्फ फीमेल होगी, मेल कम होगा, तो ऑफ कोर्स दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दोनों में ऑब्वियसली मेटिंग नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। समझा की बात? तो इसलिए मेथड है टू रिड्यूस द मस्किटो का पॉपुलेशन। तो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये किस कंटेक्स्ट में है, वोल्बैकिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके। ठीक है, और देखो और क्या है सेकंड न्यूज़, वापस यहाँ पे आएंगे पीपीटी में, पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूज़ इज़ योर ईईजी। अब ईईजी समझ लो क्या है, ये मैं आपको लिख के क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बना रहे। ठीक है ना, सिर्फ पीपीटी पढ़ के जाना मेरा काम नहीं है ना, आपको मेरे को याद यहीं पे करवाना है। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले में आ जाओ। अब सेकंड वाला आपको कहता है क्या, इट इज़ योर ईईजी। ठीक, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। अब देखो मतलब क्या है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, समझाने कोई खास बात नहीं, फिर भी समझ लो। बेसिकली होता क्या है कि आपके ब्रेन में ना, आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करता है, पता है आपको ये बात? राइट, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ब्रेन के अंदर में, समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, इसी के ऊपर बैठ के सारे आपके इमोशंस, मैसेजेस सब दिमाग तक पहुंचते हैं, ट्रैवल करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली जो हैं, और जिस मेथड से जाता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं, बट जिस मीडियम से करते हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपके, किस मेथड से होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी है दिमाग में भी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो यहाँ पे कर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट, कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए, कि मैं दिमाग में कुछ ऐसे वायर्स निकाल के, और मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसको मैं देख लूँ, मेजर करूँ, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं रीडिंग निकाल लूँ, तो क्या मैं ब्रेन के किस तरीके से, जैसे आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू ईईजी, तो आई नो कैसे होता है। तो दिमाग में जैसे आपका क्या करता है ना, कि फिर हेयर को बोलते हैं तेल लगा के नहीं आना है, देन दे पुट समथिंग ऐसे आपके हेयर में, इस तरीके से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ठीक है, और इसको ला के अल्टीमेटली आपके मशीन से कनेक्टेड होता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, इस तरीके से आपके चार्ट बना के देता है, ये बताता है कि आपके दिमाग में सिग्नल किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। सो पर्सनली व्हाट माय प्रॉब्लम वाज कि माय न्यूरो ट्रांसमीटर्स वर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड स्टिल डिड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, दैट इज़ द हेल्थ इशू दैट आई एम हैविंग। ठीक है, वो क्रॉनिक है, और वही रीज़न भी था यूपीएससी मेंस फ्लग करने का। तो खैर वो तो बात की बात है। कहने का मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर आपका वर्क नहीं करता है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, आपके ब्रेन में अलग अलग तरीके के आपके पेन टाइप का अजीब तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये मेजर कैसे करा हमने, ईईजी को लेकर करा। तो ईईजी को लेकर हम क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ों को, बीमारियों को मेजर कर सकते हैं, जैसे एपिलेप्सी के डायग्नोसिस कर सकते हैं, एनेस्थीसिया का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्लीप असेसमेंट कर सकते हैं। भाई सोओगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसमीटर अलग तरीके से फंक्शन करेगा, कोमा या ब्रेन डेथ हो गई, तो ये सब इवेल्यूएट कर सकते हैं। बट इसके एडवांटेज क्या है कि भैया सस्ता होता है, उस 3000 के आसपास में कर देते हैं टेस्ट आपका, एमआरआई तो 10,000 का होता है, नॉन इन्वेजिव है, कहीं छेद तो नहीं करना पड़ा, सीधा आपने ऊपर लगाया हो गया, कोई पेनफुल भी नहीं है। ठीक है, पोर्टेबल भी है, सेफ भी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्या है इसमें कि बहुत ज़्यादा, कम से कम 40-50 मिनट लगता है इसमें, लगाते हैं आपके बाल को फिर धोना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, सेटअप करने में टाइम लगता है। हेयर जिसका बाल बहुत बड़ा है उसको दिक्कत होती है, तेल लगा लोगे तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, आप मसल की मूवमेंट कर लोगे, हिल विल जाओगे तो भी दिक्कत, रिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें, ये सब चीज़ है। बट क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ सकता है, आप सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिमाग में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है कि नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बायो में हम पढ़ते हैं, और वो पूछ सकता है सिंपली कि ईईजी क्या है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब फिर भी अपने जनरल नॉलेज के लिए बता देंगे, ये सब पूछती नहीं यूपीएससी। ठीक है, अब वोल्बैकिया से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिर भी हमने देख लिया कि क्या है, कंटेक्स्ट समझ लो हुआ क्या। वोल्बैकिया बैक्टीरिया है, इसने इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन को मैनिपुलेट किया, जिससे कि फीमेल ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होने लगी, बता दिया मैंने। ये देखो इनारकैसिया फॉर्मोसा वास्प है, यही वही इंसेक्ट है, वास्प मतलब इंसेक्ट ही है, काइंड ऑफ इंसेक्ट। ये होस्ट स्पीशी है जिसमें ये वोल्बैकिया बैक्टीरिया इसको इफेक्ट करा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि नेचुरल मेथड है यार, कि अगर फीमेल ज़्यादा होंगी तो रिप्रोडक्शन तो कम ही हो जाएगा ना, मेल चाहिए ना फिर मेटिंग करने के लिए, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब समझ लो कि इंसेक्ट सेल में मिलता है एंड ट्रांसमिटेड ओनली बाय फीमेल। एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि ट्रांसमिटेड ओनली बाय फीमेल्स। एक सेकंड गाइस,
ओनली बाय फीमेल, अरे यार क्या हो रहा है ये, ओनली बाय फीमेल याद रखेंगे, ठीक है चलिए। और क्या बात याद रखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। सिर्फ फीमेल हॉस्पिटल, अगर ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट कर देगा, किसी इंसेक्ट को या फिर किसी मच्छर वच्छर को, मॉस्किटो को, तो सिर्फ फीमेल ऑस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और एक और काम क्या करता है कि अनफर्टिलाइज जो एग है ना उनको डबल कर देता है, जिससे कि, बताओ मुझे एक बार बताओ कि अगर क्रोमोजोम डबल हो गया, ठीक है, क्रोमोजोम अगर डबल हो गया तो चलो ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा फिर, ठीक है, बट फिर भी ये बायो में पढ़ते हैं हम लोग, क्रोमोजोम का इशू जो है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक बात है, नहीं पढ़ा तो अभी कंफ्यूज मत हो, बायो में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके पास। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि फीमेल स्प्रिंग ज़्यादा पैदा होंगी तो हमारा क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये दो टॉपिक आपको याद हो चुका है क्या, बोल बैक किया नहीं है जी। साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब पॉलिटी वाले पे हम लोग आएंगे, बट उसके पहले हम आ जाओ, उसके पहले आ जाओ इन्वायरमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का। इन्वायरमेंट में आ जाओ, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें है लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बट इसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिंपल सा जो आता है समझा देता हूँ पहले आर्टिकल, फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा बता देता हूँ। रोज़ लिखा क्यों फिर भी हमने इतना, क्योंकि सब लिख रहे हैं ना, लोग पैनिक कर जाते हैं कि अरे इतना छोटा करंट अफेयर कैसे हो सकता है एक हफ्ते का। फिर भी हमने ट्राई करा इसको बड़ा करने का, इसमें से भी मैं छोटा करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। रोजवुड में कंटेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रोजवुड न्यूज़ में आया था, ठीक। अब रोजवुड होता क्या है, ट्रॉपिकल हार्डवुड है। हार्डवुड क्या होता है, ऐसी जो पेड़ टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। फैबुना के फैमिली से फालतू चीज़ याद मत करना। रिनाउंड फॉर देयर रिच डार्क कलर्स एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़। रोजवुड से भैया ऑब्वियसली एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, लकड़ी होता है, और उससे क्या निकलता है आपके, एरोमा मतलब कि खुशबू निकलती है, ठीक। अच्छा, इससे और क्या यूज़ है कि हाई क्वालिटी फर्नीचर में यूज़ हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इसकी स्पीशी कौन कौन सी, मालाबार रोजवुड, सीशम, अफ्रीकन रोजवुड, 3 तरह का कैटेगरी है। इतना बस याद रख लो एग्जाम के लिए कि ये जो आपका सीशम है ना, ये सीशम, ये आपके लीस्ट कंसर्न स्टेटस, एग्जाम में क्वेश्चन घूमते फिरते आ गया, ऐसे तो मैं याद नहीं करवाता हूँ कंसर्न स्टेटस, बट फिर भी अगर सीशम में एक है तो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि बोलते हैं वल्नरेबल है या फिर आपके एंडेंजर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आप इस सीशम का इतना इतना से घर में फर्नीचर मिलता है, अगर वो हमारा वल्नरेबल होता, या मान लो कि हमारे इंडेंजर्ड होता, तो कैसे घर घर में फर्नीचर मिलता आपको, इतने रेडली कैसे अवेलेबल होता, कॉमन सेंस, ठीक है। अब ये सब जो फालतू की चीज़ है सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, कुछ खास बात नहीं। एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट इसका क्या है कि अगर जहाँ पे लगता है तो सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका क्या मतलब समझ में नहीं आया, अब समझो, मैं आपको समझाता हूँ नाइट्रोजन साइकिल, कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा समझ लो स्टैटिक, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको नाइट्रोजन का साइकिल, पूरा तो नहीं बताऊँगा, सिंपल समझ लो क्या होता है। मान लो कि देयर इज़ अ प्लांट, ठीक है। अब ये प्लांट के यहाँ पे इसके रूट्स हैं, ठीक। ये आपका सॉइल है, सॉइल के अंदर में होता क्या है, सॉइल के अंदर में आपके नाइट्रोजन होता है, बट नाइट्रोजन प्लांट कंज्यूम कर नहीं सकता। सो नाइट्रोजन को इसको NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है ना, N2 क्या मतलब, इसमें डन ट्रिपल बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड है। क्या प्लांट्स को तोड़ पाएगा, डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, डिकम्पोज नहीं कर पाया तो कोई यूज़ नहीं उसका। इसलिए क्या होता है कि इसका नाइट्रिफिकेशन करना पड़ता है, तो नाइट्रोजन से इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। इस प्रोसेस में ये काम करता कौन है, ये काम करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ठीक, ये करते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, जैसे आपके पीस, लेग्यूम्स, जितने भी पल्सेस हैं ये सब, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो हमारा ट्री है ना, ये जो ट्री है हमारा, ये भी इसको फिक्स कर लेता है। ये रोजवुड जो है, इट हैज़ इंप्रूव सॉइल क्वालिटी। क्यों इंप्रूव करेगा, क्योंकि भैया आप बताओ कि फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं, क्योंकि इंडिया के सॉइल में आपका ये नाइट्रोजन कम है, इसलिए हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर डालते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन है, यस। डायमोनियम फॉस्फेट डैप क्या नाइट्रोजन है, यस। यूरिया नाइट्रोजन है, यस। तो नाइट्रोजन डालते हैं इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, सॉइल से बैक्टीरिया फिक्स नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो, इसलिए हमको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक। समझ आ गई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी विलो बैट, कुछ नहीं याद करना इसमें, ये सब पढ़ने की बात है। देखो ग्लोबल हमारा जो कश्मीरी विलो बैट है ना, बैट बनाने का ये है। कश्मीरी विलो बेसिकली होता है कि डिसिडुअस ट्री है। डिसिडुअस ट्री क्या होता है, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज होता है, एक डिसिडुअस होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिसिडुअस ट्री मिलता है, इंडिया में कहीं चले जाओ हर जगह ऑलमोस्ट डिसिडुअस ट्री आपको मिल जाएगा। डिसिडुअस ट्री ये होते हैं। अच्छा, ये कौन से ट्री होते हैं, ये वो ट्रीज़ हैं जो कि आपके वही पतझड़ में आपके पत्ते छोड़ देंगे, फिर आपके पत्ते आ जाते हैं, एवरग्रीन नहीं होते, साल भर पत्ता नहीं होता इस पर, ठीक है। ये वो ट्रीज़ हैं। उसके अलावा जोग्राफिकल फीचर
अब ये जो कश्मीरी विलो है ना, ये कहाँ मिलता है? ये आपके कश्मीर रीजन में मिलता है, नाम ही कश्मीरी विलो है तो कश्मीर रीजन में मिलता है आपको, बस इतना ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इससे। पहला, कश्मीरी विलो है क्या, वो टर्म से पूछ सकता है, बोल देगा कि किस तरह का इंसेक्ट है, किस तरह की फिश है, किस तरह का बैट है, बर्ड है। नहीं, कश्मीर विलो इज़ अ डिसिडुअस ट्री। समझ आ गई बात? ये चीज़ पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इट। और दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है एग्जाम में? पहली चीज़ कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक। और पूछ सकता है कि किस लोकेशन पे ये मिलता है, ठीक है। और कोई सवाल इससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे कोहली साहब हैं, ठीक है। चलो किंग कोहली, अब आगे बढ़ जाते हैं। आइवरी कोस्ट प्लेसेस इन न्यूज़ क्या रहा है? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट क्यों न्यूज़ में भाई? पूछता नहीं यूपीएससी की वाई दिस प्लेसेस आर इन न्यूज़ इन बिकॉज ऑफ व्हाट मैच द फॉलोइंग रहता है, बोलता है क्यों न्यूज़ में रहा है, यही पूछता है क्यों न्यूज़ में। आइवरी कोस्ट ने मलेरिया की न्यू वैक्सीन R21 एमिट्रिक्सेमी वैक्सीन का नाम है, इस वैक्सीन को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। कोई रॉकेट साइंस है? नहीं। अब इसमें आपके कुछ पॉइंटर्स है, बस ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, बट कुछ चीज़ ध्यान रख लो एग्जाम के लिए, शगुन के लिए। एक अबिजान पूछ सकता है कि अबिजान कहाँ पे है, तो अबिजान इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आइवरी कोस्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखो एग्जाम के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट, कि आइवरी कोस्ट का ही एक और नाम जो है, ऑफिशियल नाम है कोइट देवोरे, ठीक है। आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेरी वेल, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ स्पेनिश, फ्रेंच, इट्स फ्रेंच, ओके। तो इसलिए आप इसको ये वो चीज़ है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारी टेरिटरी फ्रेंच की ऑक्यूपेशन थी ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पूछ सकता है कि लोकेशन क्या है, बट इसका चांस बहुत कम है पूछने का लोकेशन, ऐसे नहीं पूछती यूपीएससी बाउंड्री। इस तरह किसी बाउंड्री याद रखोगे, ठीक है। चलो इतना बस एक मैप देख लो नॉर्मली कि इसके बदम इस वाले में है, वेस्ट अफ्रीका में है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है, और नीचे में अटलांटिक ओशन है, इधर घाना है, बुर्किना फासो, माली, गिनी, लाइबेरिया। एक ऐसे याद कर लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लॉक एंटी क्लॉक मत करने बैठ जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिंपल एक रफ लोकेशन दिमाग में डाल लो कि ये है कोइट देवोरे का नाम ही आइवरी कोस्ट है, ये आइवरी कोस्ट मतलब कोइट देवोरे। एंड अबिजान सबसे बड़ी सिटी है, एंड यामोसोकोरा ये जो इसका कैपिटल सिटी है। इसको ना भी याद करो, बट ये अबिजान याद होना चाहिए, काफ़ी फेमस सिटी है, ठीक है। अक्सर न्यूज़ में अबिजान कन्वेंशन भी एक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अबिजान कन्वेंशन भी है, उसको किस लिए है? वो मरीन पोल्यूशन के लिए है, मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया अबिजान कन्वेंशन। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इसलिए अबिजान हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ठीक है, ध्यान रखना। अबिजान कहाँ पे है? क्वाइट देवोरे, और ये क्या है? आइवरी कोस्ट बोलते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न अफ्रीका में, अटलांटिक ओशन शेयर करता है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब रवांडा न्यूज़ में क्यों है? रवांडा में प्रेसिडेंशियल पॉल कगामे हैज़ वॉन द 4th टर्म, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, किसी वजह से न्यूज़ में है। वाई न्यूज़? बिकॉज ऑफ दिस इज न्यूज़, ठीक। अबाउट क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, बॉर्डर बाय युगांडा, तंजानिया, बुर्गानी, ये सब करना नहीं है अपने को। इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स बोलते हैं, ये पॉइंट बस एग्जाम्पल ध्यान रखना। एमसीक्यू पॉइंटर देख लो, कहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है। ये कहाँ पे? ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में। ये कहाँ होता है भाई? ये देखो, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। ये आपके कॉन्गो रिवर जाती है यहाँ से, तंजानिया, युगांडा, यहाँ पे आपका रवांडा आ जाता है, युगांडा, बुरुंदी, तंजानिया, ऐसे रफ याद रखो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि इट इज़ लैंड लॉक्ड। ये पार्ट एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे क्या? इट इज़ लैंड लॉक्ड, एक सेकंड गाइस, इट इज़ लैंड लॉक्ड, क्लियर, ठीक है। बॉर्डर याद रखने की ज़रूरत कुछ खास इसमें आपको नहीं है, तो बॉर्डर यू कैन ऑल्सो स्किप दिस, इसको आप क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो बॉर्डर को, यू कैन स्किप दिस। लिखा क्यों है? क्योंकि सेक्सी लगता है, लिखना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं ना कि क्यों नहीं पढ़ाया, छूट गया, इसलिए लिखा है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू बनेगा, एक लैंड ऑफ 1000 सीज पूछ सकता है, किसको बोलते हैं, तो याद रख देंगे, ठीक है, ध्यान रह जाएगा, पक्का। आगे बढ़े, चलो। एक मिनट यार, मुझे कलर से ना अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चूज द कलर्स, ठीक, लैंड ऑफ 1000 सीज हिल्स, ठीक है, ये हो गया, देख लिया हमने। अब आ जाओ यहाँ पे टर्म्स इन न्यूज़, लूका। अब लूका क्या है? लूका को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे लूका क्या है। देखो हुआ क्या, लूका का फुल फॉर्म बाद में देखेंगे, पर समझो हुआ क्या। हमारे एंसेस्टर्स थे, यस, सबसे पहले पता था कि माइक्रोब सबसे पहले हुए थे। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को जीने के लिए ज़्यादा चीज़ चाहिए कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म, यस, वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यस। तो इसका मतलब कि उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
वो जो आपके हैं क्या कहते हैं, माइक्रोब्स, तो दे कैन लिव विद द लीस्ट रिसोर्सेज, यस। तो इसलिए सबसे पहले लाइफ का जो एग्जिस्टेंस था माइक्रोब्स का हुआ, ठीक है। तो इस माइक्रोब में लूका को बोलते हैं इट वॉज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लिव। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि हमारे सबका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, कि यहीं से सारी लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई, हमारे सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये था क्या भाई, कुछ खास बात नहीं, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया था, सिंगल सेल सिंगल सेल ही होगा, कॉमन सेंस, बैक्टीरियल लाइक ऑर्गेनिज्म था। क्या था मैं नहीं पता। हुआ क्या है, 4 बिलियन ईयर अगो जब एग्जिस्टेंस हुई हमारे यूनिवर्स की, तब से, यूनिवर्स नहीं, जब हमारे अर्थ की एग्जिस्टेंस हुई तब से है ये, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ डिटेल्ड जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि इसका ना जेनेटिक मैपिंग करा है इसका, कि क्या जेनेटिक सीक्वेंस है, किस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग करा है, जेनेटिक प्रोफाइलिंग करी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, इतनी बात हो गई, चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस रिज्यूम करते हैं। अब देखो सेपी क्या है, पूछ लेगा एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि लूका, अब इससे पूछेगा क्या, लूका इज़ इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, न्यूज़ में क्यों देखा गया है, ठीक है। सेपी पूछ लेगा क्या है, न्यूज़ में क्यों देखा गया है, क्या है सेपी, कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेपी एट द ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विद इनॉग्रेटेड। क्या मतलब है, कुछ खास मतलब नहीं है। हुआ क्या, आपसे 2-3 चीज़ पूछेगा एग्जाम में। पहली चीज़ है कि पूछेगा BSL-3 पैथोजन क्या होते हैं, BSL-3 पैथोजन क्या होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बेसिकली दीज आर BSLO3 पैथोजन। क्या मतलब इसका, सिंपल सा मतलब है कि ऐसे पैथोजन जो बहुत ही इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं और या फिर लीथल होते हैं, कम्युनिकेबल बहुत फास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल SARS-CoV-2, कोविड-19 जिसको बोला हमने, इस लेवल के जो वायरसेस हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, इन जिनका कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, इनको हम BSL-3 में करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस वायरस का फैलना बहुत ईजी है, तो लैब में अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या उसका आउटब्रेक हो सकता है लैब में ही, एंड लैब से पूरे शहर में फैलेगा, शहर से पूरी दुनिया में, कंट्री में फैलेगा, और कंट्री से पूरी दुनिया में फैलेगा। सो दिस इज़ अ रीज़न कि BSL-3 जो ये जो आपका है ना, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो इसके लिए जो लैब बनाने होंगे वो बहुत स्पेशल लैब्स बनाने होंगे, एंड दैट इज़ वाई ये प्री क्लिनिकल फैसिलिटी है, ठीक है। कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, एपिडेमिक तो देगा क्योंकि कम्युनिकेबल है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लैब जो BSL-3 इक्विप्ड लैब है, ठीक है, समझा की बात, ठीक है। कुछ खास बात नहीं, पूछेगा सेपी क्या है और BSL-3 पूछ सकता है BSL-3 क्या है, ध्यान रख लेंगे। तो BSL-3 ध्यान रख लेंगे यहाँ से, और लूका पूछ लेगा लूका क्या है, तो हमारा कॉमन एंसेस्टर है। एक बात और समझ लो कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली मतलब ये बोलता है कि आप पूरे के पूरे जीनोम, पूरे एक जेनेटिक प्रोफाइल को आप मैप कर रहे हो, एवरीथिंग, इंटायर जीनोम सीक्वेंस, हर एक जीन का, हर एक जो उसके जीन का जो पेयर है ना, जो बेस पेयर है, उसको आप मैप कर रहे हो। बट जेनेटिक प्रोफाइल क्या हुआ कि आप स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर देखते हो यार, कि हाँ यार यहाँ पे इसके ये जीन में ये वेरिएशन आया, यहाँ पे ये वेरिएशन आया, इस तरीके से मैप, पूरी सीक्वेंसिंग नहीं करते हो। तो सीक्वेंसिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म कि आप सिर्फ उसी बेस पेयर का सीक्वेंस देखते हो, ठीक है ना। वो होता है ना बेस पेयर, अरे होता है ना यार कि गुआनिन साइटोसिन यूरासिल वाला, ठीक है, यूरासिल तो RNA में होता है, DNA का सीक्वेंस जो होता है ना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसका बेस पेयर देखते हैं किस तरीके से कोडिंग होती है बेसिकली। अब मिसलेनियस न्यूज़ देख लो, मास्चोपीरो ट्राइब क्यों न्यूज़ में है, कुछ खास बात नहीं, सिंपल सा पूछेगा कि मास्चोपीरो ट्राइब क्या है। देखो पीरो है ना, पीरो से याद रखो कि पेरू, ठीक है, पेरू। अब पेरू कहाँ पे है, पेरू ऑफ कोर्स आपके, एक सेकंड गाइस, ये क्या है, साउथ अमेरिका, इसको बोलते हैं पेरू चिले कोस्ट, पेरू चिले कोस्ट। यहाँ पे एक स्पेशल बात क्या है पता है आपको, यहाँ क्या होता है, मतलब कुछ तो होता है यहाँ पे, अल नीनियो ला नीनिया, यहीं तो होता है। यहीं से जब ठंडी हवा जो कोल्ड वाटर करंट ऊपर आती है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनाती है, यहाँ बारिश होती है, और फिर इधर जाके इंडिया में ये इस तरीके से जो वॉकर सेल होता है आपका, उस तरीके से काम करता है। तो अगर ये इधर से ऊपर नहीं आया, यहाँ पे लो प्रेशर बना और इंडिया में फिर बारिश खत्म हो जाएगी, उसको अल नीनो बोलते हैं, इंटेंस रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल। और अगर ये आते गया और ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो बारिश यहाँ नहीं होगी, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, यहाँ हवा राइज करेगी और इंडियन ओशन में फॉल करेगी, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ से इंडिया की तरफ मानसून हमारा इंटेंसिफाई हो जाएगा, उसको बोलते हैं लानिनिया इवेंट, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये बस चीज़ है, ठीक। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मास्चोपीरो ट्राइब क्यों देखा गया, देखो ये ऐसी ट्राइब है ना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसके 50 मेंबर से ज़्यादा को देखा गया, ठीक है,
और इनका क्या हो गया कि इनके रेजिंग कंसर्न हो रहा है, मतलब क्या कि ये ट्राइब तो अनकॉन्टेक्टेड है, इनको देखा कैसे जा रहा है, मतलब दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द वाइल्ड। तो अब ट्राइब्स का क्या होता है कि द बेसिक फीचर इज आइसोलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, बट दे आर कमिंग टुगेदर। ये आना कैसे हो सकता है ना, कि क्यों आ रही हैं, हो सकता है कि इनके एरिया पे इंक्लोजमेंट हो रहा हो, या यहाँ पानी लग गया हो, कुछ तो हुआ तभी तो ये आगे आ रही हैं, नहीं तो ये तो आइसोलेटेड रहती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ रेजिंग। 50 से ज़्यादा मेंबर देखे गए हैं। तो कहाँ मिलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट या फिर साउथ ईस्टर्न पेरू, ये इस वाले रीजन में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, लॉगिंग एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट का प्रोहिबिशन, लैंड का इशू, ये सारी चीज़। ठीक है, समझा की बात। अब देखो जनौषधि केंद्र क्या है। बेसिकली दिक्कत इसमें मतलब क्या है कि आपको इंडिया को क्या जेनरिक मेडिसिन बेचनी है हमें। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ऐसी मेडिसिन जो कि कम दामों में आप बेचते हो, कंपोजिशन सेम है बट कम दामों में, जैसी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल मेडिसिन है उसको आप जेनरिक मेडिसिन के नाम पे कम दाम में बेचते हो। इसलिए सरकार ने क्या करा कि जन औषधि केंद्र से बनाए। हर जगह मोदी जी की फ़ोटो लगी रहती है, देखते होगे, राइट, हर जगह मोदी जी की फ़ोटो लगी होती है जन औषधि केंद्र पे। ठीक है, तो क्यों देना है, जेनरिक मेडिसिन देना है आपको। जेनरिक मेडिसिन देना पर्पज़ है हमारा अफोर्डेबल प्राइस पे देना है। क्यों, क्योंकि एक टर्म है उसको कहते हैं, हम आगे समझाता हूँ मैं। तो लूका तो हमारा क्या होगा, इसकी हम लोग कर क्या रहे हैं, इसकी हम लोग कर रहे हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग, इसकी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रख लोगे, ये तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, पांचवा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बारे में कि जेनरिक मेडिसिन हो गया या फिर जन औषधि केंद्रस। ठीक है, केंद्रास। अब समझो इसमें क्या चल रहा है मामला। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जेनरिक मेडिसिन क्यों देना है, क्योंकि आपके जो दवाइयों का कॉस्ट है, हर घर में शुगर के पेशेंट है, हर घर में बीपी के पेशेंट है, तो बुखार सबको हो रहा है, तो ये मेडिसिन अगर आप लाते हो तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। इससे या तो होगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसे कम बचे, या फिर आप बैंक्स में से पैसे नहीं डालोगे क्योंकि पैसा तो खर्च हो गया, तो सेविंग रिड्यूस होगा। जब सेविंग रिड्यूस होगा, हर आम आदमी का सेविंग रिड्यूस होगा, तो बैंक्स के पास पैसे कम होंगे। अगर बैंक्स के पास पैसे कम हैं तो बैंक्स लेंडिंग कम करेगी। अगर बैंक लेंडिंग कम करेगी तो हमारा मनी मल्टीप्लाई कम होगा, क्योंकि बैंक पैसे लेंड करेगी तभी तो मनी एक जगह दूसरी जगह मल्टीप्लाई होगा। मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको, सिंपल भाषा में समझ लो, ऐसे होता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो बेसिकली इकोनॉमी में बूम नहीं आएगा। एक रीज़न तो ये है। दूसरा इसका रीज़न है कि लेंडिंग अगर नहीं होगी तो आपके कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कि लेंडिंग होगी तभी तो कोई लोन लेगा, तभी तो कैपिटल गुड्स लेंगे, कैपिटल गुड लेंगे तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी, तभी तो जीएसटी बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन आपका लेस होगा। अगर प्रोडक्शन लेस होगा तो अल्टीमेटली आपके जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है इन चीज़ों का। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हो गया जन औषधि केंद्रास। समझा की बात, क्या क्या देख लिया, लूका, सेपी, माशो पिचो ट्राइब, पेरो ट्राइब एंड जन औषधि केंद्र। क्या देखना है, पेरू में मिलते हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है, मतलब कि उनको साइड किया जा रहा है। क्लियर, रवांडा हमने देख लिया, प्रेसिडेंट बने हैं, सिर्फ देखना है लैंडलॉक्ड है, यस, और लैंड ऑफ 1000 हिल कहते हैं, ये पॉइंट। आइवरी कोस्ट, कोट दिवोर बोलते हैं, अबीजान इसका सबसे बड़ा सिटी है। ठीक है, एक रफ मैप देख लो। ठीक है, वैक्सीन बनाया है इसने, ये मछली भी बोल रहा है कि वैक्सीन बना लिया ना ब्रो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोहली साहब हैं, कश्मीरी विलो बैट, ये क्या है, कश्मीरी विलो डिसिडोस ट्री है, कोई इंसेक्ट नहीं है, लग रहा है इंसेक्ट बैट वैट कुछ नहीं है। रोजवुड का देख लेना, बस ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो आर्टिकल इकोनॉमी देख लो, इकोनॉमी में क्या है, इन्वर्स ईटीएफ देखो होता क्या है, समझ लो। अब यहाँ पे पांचवा न्यूज़ समझ लो, दैट इज़ योर ईटीएफ। देखो साहब, ईटीएफ में सिंपल बात समझ लो, ईटीएफ में होता क्या है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप बहुत सारे सिक्योरिटी को क्या करते हो, यू पूल और एक कॉमन सिक्योरिटी बनाते हो, उसको बोल देते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोल लेते हो। ठीक है, इसमें आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो सबका जो है, सबका कॉमन इंडेक्स आपको मिलता है, ये ईटीएफ होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ रिवर्स ईटीएफ। ना व्हाट इज रिवर्स ईटीएफ, समझो इस बात को। रिवर्स ईटीएफ का क्या मतलब होता है कि आप ऐसा कर रहे हो, ईटीएफ, अब इसमें सारे आपके ये हैं सिक्योरिटीज़ हैं,
तो सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स हैं, अगर उसका मार्केट सेंटिमेंट अगर हाई है, किसी का शेयर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट सेंटिमेंट के साथ साथ चल रहे हो आप। लेकिन अगर मान लो कि स्टॉक का प्राइस डाउन जा रहा है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से एंड स्टिल यू आर मेकिंग प्रॉफिट, देन दैट काइंड ऑफ ETF इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ETF, विल गो अगेंस्ट द मार्केट का सेंटिमेंट। ठीक है, अब इसका यूटिलिटी क्या है समझो। सेबी ने क्यों न्यूज़ में है, सेबी ने न्यू एसेट क्लास प्रपोजल दिया है फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर। मतलब क्या कि इसमें रिस्क ज़्यादा होगा कि नहीं। आप तो स्पेकुलेट कर रहे हो ना कि इस चीज़ का प्राइस गिरेगा, अगर प्राइस गिरेगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। जनरली क्या होता है कि किसी चीज़ का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को फ़ायदा होगा, बट आप मार्केट सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो कि गिरेगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। ठीक है, सो इन्वर्स ETF एम्स टू डिलीवर द रिटर्न्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इंडेक्स और बेंचमार्क। कि इंडेक्स अगर बढ़ा तो आपको लॉस होगा, इंडेक्स अगर घटा, जैसे जो भी आपके इंडेक्स मिलता है आपको निफ्टी उफ्टी, अगर वो घटा तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? ठीक है। मार्केट डाउन टर्न प्रॉफिट, अगर मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होएगा। ठीक है, समझ आई बात, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अब MCQ पॉइंटर जो है कोई खास बात नहीं, यही पूछ लेगा कि रिवर्स ETF क्या होता है, इन्वर्स ETF क्या होता है। ठीक है, ये अपोजिट चलता है, अपोजिट टर्न देता है। ठीक है, और काम क्या है, मार्केट के डाउन टर्न होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और हेजिंग के लिए प्रॉफिट। हेजिंग क्या होता है, हेज का मतलब होता है कि आप स्पेकुलेट करते हो कि अरे इसका तो शेयर गिरेगा तो मेरे को प्रॉफिट, तो यू एक्चुअली बाय बैक दो शेयर्स, उस शेयर को खरीद के रखते हो कि शेयर गिरेगा तो खरीद लेंगे। ठीक है, या गिरने का है तो बेच देंगे। इस तरीके से आप स्पेकुलेट करते हो मार्केट के सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाके, रिस्क लेते हो। हेज फंड बोलते हैं उसको। तो रिस्क ज़्यादा होता है, हेज में हमेशा रिस्क ज़्यादा होगा, तो रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। इन स्टॉक मार्केट द ग्रेटर द रिस्क द मोर ग्रेटर द रिटर्न। ठीक है, क्लियर है, समझ लिया, कोई खास बात तो इसमें है नहीं। आर्टिकल 341 क्या कहता है, पॉलिटी में आ जाओ, कुछ खास बात नहीं। शेड्यूल कास्ट जो होते हैं कौन ऐड करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन, ठीक है, हु कैन ऐड दिस। तो यहाँ देखो MCQ पॉइंटर में सिंपल सी बात समझ लो कि हु कैन ऐड SC का, प्रेसिडेंट। कंसल्ट, गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, किसी स्टेट में SCs को डिक्लेयर कर देंगे। वंस दे हैव डिक्लेयर्ड, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो कौन करेगा, क्या स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, नहीं कर सकता। सिर्फ अमेंडमेंट की पावर एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट की है, ये स्टेट लेजिस्लेचर इसमें नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें और समझ लो कि केस रिजल्ट केस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का नोटिफिकेशन, बिहार ने तांती तातवा को SC डिक्लेयर करा, बिहार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बता दिया कि नहीं कर सकते, आपकी पावर से अगेंस्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर है। प्रेसिडेंट ऐड कर सकते हैं और पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। आपकी पावर तो है ही नहीं इसमें, स्टेट की पावर नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एम्फेसिस क्या है कंक्लूजन कि स्टेट कैन नॉट ऑल्टर द SC लिस्ट। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है कि स्टेट कैन नॉट ऑल्टर द SC लिस्ट। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। तो 341 आर्टिकल क्या कहता है, 341 सिंपल सी बात कहता है कि आपका ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द, ठीक है, शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड इट रीइंफोर्स्ड द 341 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी। अब एक और एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि अभी आपके न्यूज़ में है, इसको थोड़ा सा करके देख लो। ठीक है, क्या चल रहा है इसमें भाई, देखो कंपटीशन कमीशन में, एक सेकंड, क्या चल रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्या मतलब काम है इसका, एक सेकंड गाइस, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई एडिट दिस। यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है गाइस, दिस इज CIC। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। आई जस्ट एडिट दिस, ओके, एक सेकंड रुक जाओ। मैं PPT में एडिट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये यही चीज़ है। ठीक है ना, तो ये कंपटीशन कमीशन नहीं है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। ठीक, ये आपका CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ऑटोनॉमी को अपहेल्ड करा। क्या मतलब समझो, न्यूज़ समझो क्या चल रहा है कि पहले समझो CCI है क्या। इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने बनाया गया था। CCI बेसिकली CCI कह रहा हूँ यार, CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, कि इन्फॉर्मेशन कमीशन देता है। मतलब RTI क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं बोल सकता हूँ कि भैया आप अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स माई फंडामेंटल राइट। ठीक, RTI इट्स माई स्टैट्यूटरी राइट, यस। इज इट अ फंडामेंटल राइट, यस, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपका हो गया। वन क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इज इट, इफ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, अंडर विच आर्टिकल इट्स अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, टेल मी।
ठीक है, बताना ज़रूर से। ओके चलो, अब देखो इसमें एग्ज़ाम में क्या चीज़ है, राइट टू RTI एक्ट के अंदर बनाया गया था। अब इसका फंक्शनिंग समझो हुआ क्या, क्यों कर रहे हैं ये काम, कि हमको तो बोला इसने कि मेरे को RTI चाहिए। कौन सा न्यूज़ हो गया, 4 5 6 5 6, ठीक है, लेट्स से 6 यहाँ पे मेरे को चाहिए RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बट कोई बॉडी भी तो होनी चाहिए जो इंश्योर करेगी, तो इसलिए बनाया गया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। इसके अंदर में कुछ कंपोजिशन होगा, तो इसके अंदर में एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अब हम जब गवर्नेंस पढ़ते हैं GS2 का, तो वहाँ इसके इश्यूज़ पढ़ते हैं कि जो RTI है उसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। तो वहाँ ये पढ़ते हैं कि जो CICs है ना, उसमें बहुत सारे स्टेट्स में तो CIC की जो आपके CIC की का पोजीशन ही एम्प्टी है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो है ही नहीं, ऑफिस में फंक्शनिंग नहीं है, ऑफिस में फंड नहीं है, ऑफिस में ऑटोनॉमी नहीं है, डिस्पोजल केस का जल्दी हो नहीं पाता RTI का, ठीक है। तो ये सब वहाँ पढ़ते हैं, सब हर चीज़ की एक जगह होती है पढ़ने की। तो यहाँ पे तो हम ये चीज़ हो, स्टैटिक का पार्ट है वो। अभी क्या देखना है आपको, अभी देखो कि कंपोजिशन क्या है, MCQ में पॉइंटर क्या बनेगा, किस एक्ट के अंदर बनाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। एक MCQ पूछेगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स अप टू हो सकते हैं, मतलब कि 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। क्या कोई सिलेक्शन कमेटी भी होगी, यस देयर इज़ अ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। क्या है सिलेक्शन कमेटी, देख लो। प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर को करेंगे। तो ईजी है ना, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड ये। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये जो आपका सिलेक्शन कमेटी है, कुछ लोगों का हमको रटना पड़ता है। एक तो CBI का रटना पड़ता है, एक लोकपाल का रटना पड़ता है, एक CIC का रटना पड़ता है, ठीक है। इन कुछ लोगों का हमको रटना पड़ता है कि इनको कौन इलेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली समरी क्या रहा इस पूरे न्यूज़ का, कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट डिसीजन दिया है, वो बताता है कि CIC का जो ऑटोनॉमी उसको रिफॉर्म करता है, ठीक है। वो बोलता है कि CIC भैया खुद से अपने बेंचेस बना सकती है, रेगुलेशन कर सकती है, तो ये चीज़ है। अब CIC का बेसिक काम क्या है कि मैं RTI इंश्योर करता हूँ, CIC का काम क्या है कि RTI को इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, ठीक है। तो ये आपका ये न्यूज़ हो गया। साइंस एंड टेक देख लिया, वोल्बैकिया देख लिया, EEG देख लिया, पॉलिटी देख लिया, आर्टिकल 341 देख लिया, यूनिवर्सिटी देख लिया, रोजवुड देख लिया, और क्या देख लिया, कश्मीरी विलो बैट देख लिया, ठीक है। आइवरी कोस्ट देख लिया, मैप ध्यान रखना, लैंड थाउजेंड हिल देख लेना, लूका देख लिया, इंसेस्टर है, ठीक है। सेपी देख लिया, हमारा ये क्या है, ये वाला BSL-3 बहुत हजार्डस और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल पैथोजेंस हैं। जनौषधि केंद्र देख लिया, जेनरिक मेडिसिन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ठीक लिया, देख लिया। मास्टर पिचो ट्राइब देख लिया हमने, पेरू रीजन में है, ये आपकी इस रीजन में है, क्लियर है। सो विद दिस हमारा ये करंट अफेयर जो है वो लेक्चर हमारे इट केम टू द एंड, ठीक है। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपटीशन कमीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज़ योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, CIC, ठीक है ना। चलिए, सो आई टेक यू लीव नाउ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल बी कवरिंग मेंस भी, कोशिश करें कि मेंस का भी एक अलग कैप्सूल आपके लिए पिल्ले करा जाए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये हमारा था, एंड ट्रस्ट मी प्रीलिम्स के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इससे ज़्यादा प्री में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट तक आपको एकदम कंपाइलेशन मिलेगा, मंथली कैप्सूल मिल जाएगा, फिर आपको एनुअली भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में दिया है हमने, इसे बहुत मेहनत लगती है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट इफ़ यू कुड लेट मी नो योर फीडबैक। बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क लगता है बनाने में, इस तरीके से इंटरेक्टिव बनाने में, क्योंकि हमारा शुरू से यही USP रहा है कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, कि जो लूप होल्स उनको फिल करना है। कब तक वो बोरिंग करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो कुछ अट्रैक्टिव बनाओ, कुछ तो इंटरेक्टिव बनाओ, दैट्स वाई इसमें लगता है। इफ़ यू गाइज लाइक इट, so let me know, I would love to hear your feedback, okay। So yeah, with this I will be taking a leave and I will meet next week, and also lastly please I would like to apologize, please forgive me कि लेट हो गया क्योंकि हमने रिवैम्प करा था, ठीक है, आप समझ रहे होगे, okay। So I'll take you leave now, और
और तो कुछ बताना नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड।